गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो हमारा जो सॉल्यूशन चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है और अब हम लेकर आए हैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब आपके एग्जाम में एमसीक्यू भी आते हैं और ये नीट जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ग्रेड में भी पूछे जाते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो जब एमसीक्यू करोगे तो आपके बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे, आपको पता होगा कि आपके बेसिक क्लियर हुए हैं या नहीं हुए हैं, और आपके एग्जाम्स में भी ये आते हैं। तो चलिए आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो है विच कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय आइडियल सॉल्यूशन, कि आइडियल सॉल्यूशन है वो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। यहाँ पे देखो ऊपर लिखा हुआ इज नॉट, तो जरा ध्यान देना क्वेश्चन के ऊपर, इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द आइडियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। चलिए अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं, जिसमें एंथैल्पी डेल एच इक्वल टू 0 हो, या जिसमें एंट्रोपी 0 हो, या जिसमें डेल वी इक्वल टू कितना हो, वॉल्यूम कितना हो, चेंज इन वॉल्यूम 0 हो, या ओबेज रोल्ड लॉ, जो रोल्ड लॉ को क्या करे, ओबे करे। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, विच कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द आइडियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखिए आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन आर दोज विच ओबेज रोल्ड लॉ, जो रोल्ड लॉ को ओबे करता है। तो एक तो हमारा ठीक हो गया। फिर सेकंड क्या होता है, जिसमें चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू द 0, भाई न तो उसमें हीट निकलती है और न ही उससे हीट दी जाती है। सेकंड, उसमें वॉल्यूम भी कोई चेंज नहीं होता, बट एंट्रोपी तो कम या ज्यादा होती रहती है। भाई किसी की एंट्रोपी कम तो किसी की एंट्रोपी ज्यादा, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसऑर्डर या तो बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, डेल एस इक्वल टू 0। ठीक है, ये तीनों हैं, ये आइडियल सॉल्यूशन होते हैं जिसमें एंथैल्पी 0 होती है चेंज, जिसमें वॉल्यूम चेंज भी 0 होता है, जो रोल्ड लॉ को क्या करे, ओबे करे। तो चलिए अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स, कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, नंबर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट। तो याद कीजिए क्या लिखवाया था मैंने आपको, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, नॉट नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड द सोल्वेंट। जो केवल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सोल्यूट के पार्टिकल्स के नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसी और चीज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो देखो नेचर के ऊपर तो डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन भी क्रॉस, ये ऑप्शन भी यस, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है, बट मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा इसका, सी। चलिए अब हम करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए इक्विमोलल एक्वस सॉल्यूशन विल बी हाईएस्ट फॉर। सबसे पहले क्या पूछा है, फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है। ऑफ इक्विमोलल मतलब सभी की जो अमाउंट है वो इक्वल है, सभी की अमाउंट कैसी है, इक्वल मोल है, सबके जो मोलैलिटी है वो सभी की कैसी है, इक्वल है। एक्वस सॉल्यूशन विल बी हाईएस्ट फॉर, हाईएस्ट किसके लिए होगा। तो देखो हमने जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो क्या पढ़ा था भाई, जो डेल टीएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, जो हमारा क्या था, डेल टीएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी। और जैसे हमने वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ा था तो उसमें कुछ चेंज आता है, जिसको हमने किससे लिखा था, आई से। अब जो मोलैलिटी है वो सबकी कैसी है, इक्वल है, वो सबकी कैसी है, इक्वल। और डेल टीएफ यहां पर क्या है, डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी जो डेल टीएफ है इसका मतलब है कि फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आ रही है, कमी आ रही है, फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो डेल टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आईएम। अब जो मोलल है वो सबका बराबर है, क्या क्या लिया हुआ है, देखो पहला लिया हुआ है बेंजीन अमोनियम क्लोराइड C6H5NH3Cl, दूसरा है वो है CaNO32 कैल्शियम नाइट्रेट, थर्ड जो है वो कौन सा है, लैंथेनॉइड नाइट्रेट LaNO32,
और जो लास्ट है C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज। ये क्या है भाई? ग्लूकोज। तो अब देखिए पूछा क्या है कि फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट पूछा है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या पूछा है? हाईएस्ट, यानी सबसे ज्यादा किसका होगा। तो चलिए अब अगर इसमें मोलालिटी सब में बराबर है, इक्विमोलल, यानी हमें आई देखना पड़ेगा, वांट ऑफ फैक्टर। और वांट ऑफ फैक्टर क्या था भाई? डिसोसिएट या फिर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? एसोसिएट। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है वो पॉजिटिव और नेगेटिव है, यानी अगर उनको हम सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो अपने आयंस में डिसोसिएट होंगे। देखो जैसे ये पॉजिटिव C6H5NH3 पॉजिटिव, तो Cl क्या बनेगा? नेगेटिव। तो इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने बनेंगे? 2। यहाँ चलिए कैल्शियम पॉजिटिव, तो NO3 के 2 मॉलिक्यूल कैसे होंगे? नेगेटिव। यानी देखो कैसे, जैसे Ca2 पॉजिटिव में ब्रेक होगा और NO3 कितने हैं? 2 नेगेटिव, तो 1 ये मोल और 2 ये मोल, तो कितने नंबर ऑफ हो गए भाई? ये 3। भाई ये जो सारे जो मैंने आपको पढ़ाया था वांट ऑफ फैक्टर में कि आयंस जो भी होंगे आयनिक कंपाउंड, वो क्या हो जाएंगे? डिसोसिएट हो जाएंगे ना, ब्रेक हो जाएंगे सॉल्वेंट में मिलने के बाद। अब चलिए ये पढ़ते हैं लेंथेनाइट, 1 La पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव, है ना? 2, तो 1 ये 2 ये भी कितने नंबर ऑफ मोल्स है? 3। अब ग्लूकोज मैंने आपको बताया था कि शुगर, ग्लूकोज, यूरिया ये न तो एसोसिएट होते हैं नहीं क्या होते हैं? डिसोसिएट। तो ऐसे कैसे रहेंगे? तो सबसे कम यानी इसमें कितना है? 1। अब देखिए चलिए यहां पर आते हैं। ये तो हमने देखे किसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स बन रहे भाई, डिसोसिएट होके कितने में वो ब्रेक हो रहा है। तो चलिए अब देखो डेल TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द IM। अब मोलर तो सब में इक्वल है, आई की वैल्यू देखनी पड़ेगी। फर्स्ट में आई की वैल्यू कितनी है? 2। सेकंड में आई की वैल्यू कितनी है? 3। थर्ड में आई की वैल्यू कितनी है भाई? 3। और फोर्थ में आई की वैल्यू कितनी है? 1। यानी जिसमें जितने ज्यादा आई की वैल्यू होगी उसमें डिप्रेशन यानी उसके जो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी सबसे ज्यादा आएगी। यहां देखिए यह है डिप्रेशन यानी फ्रीजिंग पॉइंट में कमी। और हमसे क्या पूछा है? हाईएस्ट, यानी जिसमें सबसे ज्यादा क्या होगा? आई, उसका तो टेम्परेचर सबसे कम होगा फ्रीजिंग पॉइंट का, और जिसमें सबसे कम आई फैक्टर होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? सबसे ज्यादा। तो सबसे कम किसका है? 1, यानी किसका? ग्लूकोज का। किसका क्या आ जाएगा? 1। भाई डेल TF है वो क्या होता है? TF, जो डेल TF है, डेल TF इक्वल टू कितना होता है? TF नॉट माइनस TF। और TF की वैल्यू जितनी कम होगी डेल TF नॉट उतना ही क्या होगा? ज्यादा। बट आप तो इसके ऊपर ध्यान रखिए, जितना ज्यादा यहाँ नंबर ऑफ मोल्स आई की वैल्यू बढ़ेगी वांट ऑफ फैक्टर की, उतना ही ज्यादा उसके फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आएगी? कमी आएगी। कमी आ रही है। और हमसे पूछा क्या है? हाईएस्ट। तो सबसे कम जिसका है आई फैक्टर उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा क्योंकि उसमें सबसे कम कमी आई। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। चलिए तो अब करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉज्ड बाय डिसॉल्विंग 71.3 ग्राम of a substance is 1000 gram of water is 7.13 10 power minus 3. The molar mass of the solute, क्या पूछा है? मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। और इसने क्या कहा है? द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर, कि जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है किसी सब्सटेंस का वो कितना है? 7.13 10 पावर माइनस 3। कितने सब्सटेंस का कितना गिवन है? सोल्यूट 71.3 ग्राम और सॉल्वेंट कितना गिवन है? 1000 ग्राम। और क्या पूछा है? मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो हमारे पास जो रिलेटिव RLVP यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला था वो क्या लिखवाया था? डेल P अपॉन में P नॉट इक्वल टू क्या था भाई? क्या लिखवाया था? यस, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और क्या था? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट। यही करवाया था।
अब देखो डेल पी और डेल नॉट ये दोनों की मिला के वैल्यू दे रखी है, पूरा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर गिवन है। कितना गिवन है? 7.13 10 पावर माइनस 3। फिर क्या कहा है? WB यानी WB क्या था? सॉल्यूट का वेट। किसका था? सॉल्यूट का वेट कितना है? डिसॉल्विंग 71.3 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस। कितना है? 71.3 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस। और एमबी की वैल्यू आपसे पूछी है। गिवन मास है वाटर का, वो कितना है? 1000, क्योंकि जो हमारा सॉल्वेंट है वो क्या है? वाटर। और आप लोगों को पता है कि वाटर का अगर मोलर मास होता है तो भाई 2 हाइड्रोजन के हो गए, 16 किसका? ऑक्सीजन का। टोटल मोलर मास कितना आ गया? 18। तो हम निकाल सकते हैं Mb इक्वल टू कितना हो जाएगा? 71.3 मल्टीप्लाई 18 और ये नीचे आ जाए कितना हो जाएगा? 7.13 10 पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, टोटल सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 180, क्योंकि वैल्यू कट है। ठीक है, कितनी आ जाएगी? 180। तो आप लोगों को इसका आंसर कितना हो जाएगा? 180। तो यहाँ पर सीधा सा क्वेश्चन में फॉर्मूला आपको गिवन है। और जब भी आपसे देखो एमसीक्यू पूछे जाते हैं तो उस न्यूमेरिकल में सिर्फ आपको वैल्यू पुट अप करनी होती है, क्योंकि न्यूमेरिकल में वैल्यू हमेशा ऐसी होती है कि जो आसानी से कट जाती है, क्रॉस हो जाती है। तो आप लोग क्या देखते हो? न्यूमेरिकल देखते हैं या कौन इसमें क्या करेगा, प्लस माइनस ये सब करेगा, आप लोग छोड़ देते हो। नहीं, एक बार फॉर्मूले में रखकर तो देखो उस वैल्यू को, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जो क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 4 ग्राम ऑफ पीवीसी इन 1 liter of dioxin was found to have an osmotic pressure of, atmospheric pressure कितना है? 6 multiply 10 power minus 4 atmosphere at 300 Kelvin temperature. The molar mass of the polymer is, कि मोलर मास क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए कई बच्चे तो क्या देखेंगे? पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, हमें तो पता ही नहीं है क्या होता है। डाइऑक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है? अरे तो इस क्वेश्चन में आप लोगों से मोलर मास पूछा है तो इनका फॉर्मूला आपको लर्न है या नहीं, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वैसे धीरे धीरे जब आप पढ़ते जाएंगे तो फॉर्मूले भी आपको लर्न हो जाएंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। क्या पूछा है? ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है ना। क्वेश्चन में जो गिवन है वहीं से निकालिए। जैसे मैंने आपको इस पूरे चैप्टर में कहा है कि जो चीज आपको गिवन है वही आप क्या करिए? सोल्व करिए। तो पाई वी इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है भाई? पाई वी इक्वल टू सीआरटी। पाई वी और सीआरटी की वैल्यू कितनी होती है? सी कितनी होती है? गिवन मास बाई मोलर मास आरटी। अब आपसे यही बी एमबी की वैल्यू पूछी है तो देखो पाई ऑस्मोटिक प्रेशर आपको कितना गिवन है? 6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 4। वॉल्यूम कितनी गिवन आपको? 1 लीटर। गिवन मास डब्ल्यूबी कितना गिवन आपको? 4। एमबी की वैल्यू आपसे पूछी है। आर आप लोगों को पता है कितनी होती है? 0.082 कांस्टेंट वैल्यू लर्न होनी चाहिए। टी की वैल्यू कितनी है? कितना गिवन है? टेम्परेचर 300 केल्विन। एमबी निकालना है, रख दीजिए वैल्यू। ये वैल्यू नीचे आ जाएगी 6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 4 मल्टीप्लाई 0.082 मल्टीप्लाई 300। जब आप लोग सोल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 1.6 10 पावर 5 ग्राम आ जाएगी। इतने आपका मोलर मास ये आ जाएगा। तो आप लोगों को जैसे मैंने आपको हमेशा कहा है कि इस चैप्टर में जब आपका न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो उसमें हमेशा ज्यादातर मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट ही पूछा जाता है। तो ये है कोई किसके ऊपर? किसके ऊपर न्यूमेरिकल है? ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर। देखो एक हमने फ्रीजिंग पॉइंट पर क्वेश्चन कर लिया, एक ऑस्मोटिक प्रेशर पर क्वेश्चन किया, एक हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे किया है। तो चलिए अब करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। तो चलिए अब करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, कि इसमें हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, है ना।
हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, यानी इसमें सबसे ज्यादा एलिवेशन किसका हुआ बॉइलिंग पॉइंट का। भाई हमने जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है वो हमने हाईएस्ट की जगह यहाँ पर क्या पढ़ी है, एलिवेशन। एलिवेशन मतलब इंक्रीज किसका हुआ है, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है 1% ग्लूकोज इन वाटर, 1% सुक्रोज इन वाटर, 1% NaCl इन वाटर और 1% यूरिया इन वाटर। यानी हमें एक चीज तो पता है कि जो सोलवेंट है वो सब में इक्वल है वाटर, और जो अमाउंट है मोलैलिटी है वो भी सब में इक्वल है 1%। तो अब देखो वही बात है जो क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके हो जाएगा भाई, मोलैलिटी और आई फैक्टर के। अब ये सब में कैसी है, इक्वल है। तो अब देखिए हम क्या देखेंगे, आई फैक्टर, किसका आई फैक्टर ज्यादा है। तो अब हम जानते हैं ग्लूकोज का, सुक्रोज का और यूरिया, ये न तो कभी एसोसिएट होते हैं और न ही कभी डिसोसिएट, यानी इसकी जो है वांट ऑफ फैक्टर, इन तीनों का हम हमेशा 1 कंसीडर करते हैं। कितना कंसीडर करते हैं, 1। अब बात आती है NaCl का, तो NaCl को आप सब जानते हो कि जब NaCl को डिसॉल्व करेंगे तो एक तो Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव, यानी इससे कितने वांट ऑफ फैक्टर बनेंगे, कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो अब डेल टी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया भाई, यानी जितने ज्यादा क्या होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनेंगे उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स किसमें है, 1% NaCl में, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट या हम कहें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसमें होगा, NaCl में, क्योंकि यहाँ पर आई फैक्टर की वैल्यू सबसे ज्यादा है। देखिए आप कभी कंफ्यूज हो जाओ ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स आई की वैल्यू आएगी बॉइलिंग पॉइंट तो उतना ही बढ़ेगा, बट फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा, घटेगा। तो जिसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बट उसका फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो वो सबसे कम होगा, क्योंकि बॉइलिंग फ्रीजिंग बिल्कुल अपोजिट एक दूसरे के। तो ये चीज ध्यान रखना कि जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो नाम में ही है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब है अगला क्वेश्चन, एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स आर, कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड, those which boils at dissolve at different temperature, those which can be fractionally distilled और constant boiling point। तो देखिए जब मैंने आपको एजियोट्रोपिक मिक्सचर पढ़ाया था तब मैंने एक बात आपको पहले ही कंफर्म की थी, मैंने कुछ पॉइंट लिखवाए थे जिसमें पहले बताया था कि सॉल्यूशन जो होगा उसमें दोनों ही लिक्विड होंगे, तो ये ऑप्शन अपने आप कैंसिल। सेकंड क्या कहा था कि जो जैसे ही दोनों मिक्सचर हम ऐड करेंगे उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कांस्टेंट हो जाएगा, यानी दोनों का सेम बॉइलिंग पॉइंट आएगा, अब उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट नहीं होगा। और अगर उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट नहीं होगा तो उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिल से भी क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। तो क्या हो जाएगा, विच हैव द कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, द मिक्सचर विच हैव कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट आर नोन एज द एजियोट्रोपिक मिक्सचर। तो ये था हमारा अगला ये 7th क्वेश्चन। तो शायद आज आपके लिए इतना ही काफी है। यही अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि आपका कितना बेसिक क्लियर हुआ है कितना नहीं। अगर फिर भी आप लोगों को पता लगता है कि आपका बेसिक क्लियर नहीं हुआ है उस टॉपिक का, तो उस टॉपिक की वीडियो को आप दोबारा देखिए, दोबारा माइंड में रखिए। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।